साथियों नमस्कार। साथियों, जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में, जो सोशल सिस्टम के बारे में आप लोग समझ रहे थे कि गुप्तकालीन सोशल सिस्टम कैसा रहा होगा। आपने देखा था कि जो परंपरागत वर्ग हैं, जो परंपरागत वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी जो सामाजिक दशा थे, इनके जो सोशल सिस्टम थे, वो आपने बहुत ही विस्तार से पढ़े थे कि ये अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे थे। अपने कार्य को परंपरागत ढंग से ना करके उस कार्य को परिस्थितियों के अनुकूल जो कार्य करना चाहते थे वो करते थे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ हुआ। धीरे धीरे करके हम देख रहे थे कि महिलाओं की स्थिति जो है विरोधाभास देखने को मिलता है थोड़ा सा। तो वही महिलाओं के बारे में अगर देखना हो तो गुप्तकालीन समाज में थोड़ा सा ये मिलता है कि साहित्यिक जो स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, उसमें अगर हम देखें कि महिलाओं की क्या पोजीशन रही, महिलाओं को किस ढंग से दिखाया गया, साहित्यिक स्रोत हो गए और जो कला हो गई एक तरीके से, तो उसमें महिलाओं की स्थिति को एक तरीके से प्रेमिका के रूप में या फिर एक पत्नी के रूप में एक आदर्श चित्रण किया गया है, एक आदर्श नारी की तरह दिखाया गया गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में। लेकिन कुछ और भी परिस्थितियां हैं। अगर याज्ञवल्क्य की बात करें, याज्ञवल्क्य और कात्यायन, और कौन, कात्यायन, अगर इनकी बात करें तो हम पाएंगे कि जो ये हैं याज्ञवल्क्य और कात्यायन, इन्होंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है, क्या संपत्ति का अधिकार, इसको स्वीकृत करते हैं। संपत्ति के अधिकार को स्वीकृत किया जाता है। इनके अनुसार याज्ञवल्क्य ने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार था वो महिलाओं के पास था। जो पैतृक संपत्ति थी वो महिलाएं ग्रहण कर सकती थी गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जो कि इनके अनुकूल नहीं हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत ये भी मानते हैं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। कुछ ऐसे भी साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। अगर देखा जाए उस समय महिलाओं की सामाजिक दशा में एक तरीके से गिरावट आई थी। क्या आई थी? गिरावट। और गिरावट का मतलब ये है कि कुछ कुप्रथाएं थी जो चल रही थी, जो गुप्तकालीन समाज में देखने को मिलता है। जैसे कि सामाजिक दशा की बात करें तो जो महिलाओं की, जैसे बाल विवाह है, बाल विवाह ये प्रचलन में था उस समय। बाल विवाह प्रचलन में था, यानी कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा ये उस समय चल रही थी गुप्तकालीन समाज में। दूसरी चीज और भी देखने को मिलता है कि महिलाएं जन्म से मृत्यु तक वो स्वतंत्र नहीं थी। जन्म से मृत्यु तक गुप्तकालीन समाज में देखने को मिलता है महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। एक तरीके से महिलाओं को जीवन भर पुरुषों के अधीन संरक्षण के लिए बाध्य होना पड़ता था। पुरुषों के अधीन गुप्तकालीन समाज में अधिक जो है महिलाएं पुरुषों के संरक्षण में रहती थी, या पुरुषों के संरक्षण में रहने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था। वो एक तरीके से स्वतंत्र नहीं थी। ये देखने को मिलता है गुप्तकालीन समाज में। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन समाज की जो महिलाओं की दशा थी वो गिरावट थी। उनको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, वो जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उनको
कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि कालिदास का ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसमें एक शब्द आता है अवगुंठन। क्या आता है? आता है अवगुंठन। तो कालिदास का एक ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, और अभिज्ञान शकुंतलम में एक शब्द आता है अवगुंठन। हमने इस शब्द का जिक्र क्यों किया, आप सोच रहे होंगे। तो अवगुंठन शब्द का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये अवगुंठन शब्द बताता है, अवगुंठन शब्द से अपेक्षा की जाती है कि जो उच्च वर्ण की महिलाएं हैं वो, या संभ्रांत परिवार की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर चेहरा ढक कर निकलें। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो चेहरा ढक कर रहें, ऐसा था। तो ये शब्द अवगुंठन शब्द का जिक्र मिलता है अभिज्ञान शकुंतलम में। इस तरीके से हम कह सकते हैं गुप्तकालीन सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं की दशा में गिरावट है, उनको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, वो जो आज़ादी की आवो हवा है उसमें टहल नहीं सकती हैं, उनको पर्दा करना पड़ता है। यहीं से पर्दा प्रथा की भी शुरुआत जो है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि कालिदास ने एक जगह जिक्र किया है, कालिदास ने एक जगह जिक्र किया है अभिज्ञान शकुंतलम में कि जो उज्जैन है, उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, कौन सा? उज्जैन का एक मंदिर है महाकाल का। कौन सा मंदिर है? महाकाल। और जिसमें कालिदास ने जिक्र किया है कि इस महाकाल के मंदिर में अनेकों देवदासियां जो है रहती थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। उत्तर भारत में कई देवदासी मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि महिला जो है देवदासी प्रथा भी उस समय सामाजिक जो है दशा को प्रभावित करती है एक तरीके से। तो ये भी कह सकते हैं कि उस समय देवदासी प्रथा भी प्रचलन में थी, उनको आज़ादी नहीं थी और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन थोड़ा सा अगर डीप में जाएं तो हम पाएंगे ये भी कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो कि विदुषी रही हैं, जो कि कला के क्षेत्र में प्रवीण रही हैं, और उनका भी जिक्र मिलता है गुप्तकालीन समाज में। तो वो महिलाएं जो है एक तरीके से अपवाद हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वो उच्च वर्ण की महिलाएं थी जिनको कुछ महिलाओं को जिन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये दिखाई पड़ता है कि कुछ ऐसे ग्रंथ जैसे मालती माधव। कौन सा ग्रंथ? मालती माधव। अगर मालती माधव में बात करें, मालती माधव जो ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है कि मालती माधव की जो नायिका हैं, कौन? नायिका कौन? मालती। देखने को मिलता है कि ये जो नायिका मालती हैं ये चित्रकला में प्रवीण दिखाई पड़ती हैं। प्रवीण दिखाया जाता है कि चित्रकला इनकी काफ़ी निपुण है, चित्रकला में निपुण दिखाया जाता है। तो मालती माधव में नायिका को दिखाया जाता है कि चित्रकला में प्रवीण हैं, और ये भी गुप्तकालीन जो ग्रंथ हैं उसमें भी मिलता है कि उच्च वर्ण की जो महिलाएं हैं गुप्तकालीन ग्रंथ में ये मिलता है कि महिलाएं जो है राजनीति में भी भाग लिया करती थी। एक तरीके से वो राजनीति में भी महिलाएं भाग लिया करती थीं, और शिक्षा का अधिकार कुछ महिलाओं को प्राप्त था, तो शिक्षा भी ग्रहण करती थी। और कुछ विदुषी भी मिलती हैं जो कि देखने को मिलता है गुप्तकालीन समाज में। तो ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं की ऐसी दशा थी,
कुछ महिलाएं विदुषी भी मिलती हैं और कलाकार भी मिलती हैं, वो कला में प्रवीण भी मिलती हैं। तो कुछ महिलाएं विदुषी भी थी उस समय। तो ये हम नहीं कह सकते कि सभी महिलाओं की दशा वैसी रही होगी। एक तरीके से वो राजनीति में भी कुछ महिलाएं सक्रिय दिखाई पड़ती हैं, वो भी देखने को मिलता है। वो उच्च वर्ण की महिलाएं हैं जिन्हें अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर हम सामान्य समाज की बात करें तो सामान्य समाज में देखने को मिलता है कि सामान्य समाज में जो महिलाएं थीं उनकी दशा में गिरावट आई थी, उनकी सामाजिक दशा में गिरावट आई थी। और यूं कहें कि एक तरीके से सती प्रथा की शुरुआत भी हो चुकी थी। अगर गुप्तकालीन समाज में थोड़ा सा गहराई में देखें तो 510 ईस्वी में एक एरड़ अभिलेख है। कौन सा? एरड़ अभिलेख, जो कि 510 ईस्वी का एरड़ अभिलेख, जिसमें मिलता है सती प्रथा का जिक्र मिलता है। एरड़ अभिलेख, और एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पहली बार जिक्र मिलता है। उससे पहले सती प्रथा का जिक्र कभी नहीं मिला। तो ये हम कह सकते हैं गुप्तकालीन समाज में सती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। और ये उदाहरण मिलता है, एक राजा हैं सेनापति गोपराज। सेनापति गोपराज की पत्नी, तो सती प्रथा जो जिक्र मिलता है एरड़ अभिलेख में, उसमें मिलता है कि एक राजा हैं राजा गोप, इनकी पत्नी, राजा गोप की पत्नी जो है, इनको सती होने का प्रमाण मिलता है। ऐसा कुछ एरड़ अभिलेख कहता है। तो ये भी हम कह सकते हैं गुप्तकालीन समाज में कि गुप्तकालीन समाज में जो है सती प्रथा का शुरुआत हो चुका था। और ये भी दिखाई पड़ता है कि 5वीं सदी या उसके पश्चात की महिलाएं जो हैं उनका गोत्र भी बदलते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुरुषों का गोत्र बदल रहा था। और ये भी दिखाई पड़ता है कि गुप्तकालीन जो सामाजिक ग्रंथ हैं, जो सामाजिक दशा उसमें बताई गई, तो एक तरीके से महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया था, शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये भी देखने को मिलता है कि इनके सामाजिक दशा में महिलाओं की गिरावट आई थी। और बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रचलन में थी, देवदासी प्रथा प्रचलन में थी, विधवा विवाह पर पाबंदी थी, संपत्ति के अधिकार को कुछ ऋषि मानते हैं, जैसे कात्यायन या फिर ये तुम्हारे जो इनको क्या बोलते हैं, कात्यायन ऋषि, और एक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। इन्होंने जो है माना कि धन संग्रहण कर सकती थी, लेकिन सभी इतिहासकार गुप्तकालीन साहित्यिक स्रोत में नहीं मिलता है। साहित्यिक स्रोत में अगर जिक्र करें तो ऐसा सर्व स्वीकृत नहीं है। एक तरीके से सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते, सारे इतिहासकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। तो हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं की सामाजिक दशा है, एक तरीके से सार यही मिलता है कि गुप्तकालीन सामाजिक दशा में महिलाओं की जो सामाजिक दशा है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें आपने देखा कि नायिका मालती, जिनको जो है कला में प्रवीण बताया गया, उसी प्रकार से अभिज्ञान शकुंतलम में एक और जिक्र मिलता है, और वो जिक्र मिलता है अनुसुईया का। किसका मिलता है? अनुसुईया का। अनुसुईया का जिक्र हमने इसलिए किया कि अनुसुईया का जिक्र मिलता है, और अनुसुईया को अभिज्ञान शकुंतलम में बताया गया कि इनको ये इतिहास की ज्ञाता थी। कौन था? इतिहास की ज्ञाता, इतिहास की ज्ञाता। तो अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं थी जिनकी सामाजिक दशा बहुत ही अच्छी थी। और हम देखते हैं कि वाकाटक जो नरेश हैं, या वाकाटक की रानी, तो वाकाटक की रानी एक थी प्रभावती गुप्ता। वाकाटक राजवंश की बात करें,
जैसे कि बताया था, वाकाटक और एक कादम्ब राजवंश मिलता है जो कि ब्राह्मणों को सजेस्ट करता है, ब्राह्मण का राजवंश ये मिलता है। तो इसमें एक रानी मिलती हैं, रानी कौन? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। तो वाकाटक की रानी प्रभावती गुप्ता को एक तरीके से 20 वर्ष तक शासन की संरक्षिका माना गया। 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, शासन का संरक्षण किया था, शासन की संरक्षिका, शासन की संरक्षिका माना गया। तो ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं जो है राजनीति में भी हस्तक्षेप करती दिखाई पड़ती हैं, महिलाएं विदुषी भी हैं। तो एक तरीके से अपवाद भी देखने को मिलता है। अमरकोश। अमरकोश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बताया गया स्त्रियों को एक तरीके से महिलाओं के रूप में अध्यापिकाओं का जिक्र मिलता है, अध्यापिकाओं के एक समूह का जिक्र मिलता है अमरकोश नामक ग्रंथ में। तो गुप्तकालीन जो ग्रंथ है अमरकोश, इसमें मिलता है महिलाओं के समूह यानी कि अध्यापिका, और जिनको कहा जाता था आचार्य। आचार्य ये आप कह सकते हैं उपाध्याया, उपाध्याया। तो ये भी जिक्र मिलता है कि आचार्य भी उस समय थी, और आचार्य भी यानी कि महिलाएं जो है अध्यापिका भी थी, अध्यापन का कार्य करती थी। तो ये भी जिक्र मिलता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो कि चर्चा में रहीं, इनका जिक्र मिलता है। और अगर हम देखें गुप्तकालीन सिक्कों की बात करें तो यहाँ तक कि ये भी मिलता है कि गुप्तकालीन कुछ सिक्के ऐसे भी मिले जिन पर रानी का चित्र अंकित था। तो ये भी मिलेगा आपको कि गुप्तकालीन कुछ ऐसे सिक्के हैं जिसमें रानी का चित्र मिलता है, और रानी कौन थी? कुमार देवी। तो गुप्तकालीन कुछ ऐसे भी सिक्के प्राप्त हुए जिन सिक्कों पर रानी कुमार देवी का जिक्र, इनका चित्र जो है अंकित था, यानी कि कुमार देवी के चित्र मिलते हैं। तो ये हम गुप्तकालीन समाज में कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक दशा थी ये सभी महिलाओं की नहीं थी। ये प्रवृत्ति सभी महिलाओं में नहीं देखने को मिलती है, ये प्रवृत्ति केवल उच्च वर्ग की महिलाओं में देखने को मिलता है। तो ये गुप्तकालीन सामाजिक जो है महिलाओं की दशा को अंकित करता है। अगर हम थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत में अगर दास प्रथा को देखें, हमने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था, लेकिन महिलाओं की सामाजिक दशा को गहराई से हमने नहीं पढ़ा था। आज हम जान पाए कि गहराई से महिलाओं की सामाजिक दशा क्या रही होगी। हर वर्ण में महिलाओं की सामाजिक दशा को आपने देखा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दास प्रथा के बारे में। अगर दास प्रथा के बारे में बात करें तो दास प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, गुप्तकालीन ग्रंथ में दास प्रथा का जिक्र मिलता है। दास प्रथा, और ये भी जिक्र मिलता है कुछ ऐसे भी दास थे जिनको जो है खेती के कामों में लगाया गया था, कृषि या कृषक के रूप में कार्य कर रहे थे। किसानों, या ये कहें कि किसानों की दशा ही ऐसी हो गई थी जो कि खेती का कार्य कर रहे थे। तो ये भी देखने को मिलता है। और दास, ज़्यादातर वो दास बनाए जाते थे जो कि युद्धों में हार जाते थे, जिनको बंदी बना लिया जाता था। युद्ध के समय हार जाते थे, बंदी बना लिया जाता था, उनके शरीर पर पूरा विजयी सेना का या विजयी राजा का नियंत्रण होता था। एक तरीके से उनको दास बना लिया जाता था। तो ये भी देखने को मिलता है। जैसे मृच्छकटिका एक जो ग्रंथ है, कौन सा? मृच्छकटिका, जो कि कालिदास का ग्रंथ मृच्छकटिका। इसमें आपको जिक्र मिलेगा कि जो दास होते थे उन दासों के ऊपर
स्वामी का पूरा अधिकार होता था, या ये कहें दास के शरीर पर पूरा नियंत्रण मिलता है स्वामी का, पूरा स्वामी का दास के शरीर पर पूरा नियंत्रण होता था। ये कुछ ऐसा कुछ जिक्र भी मिलता है किस ग्रंथ से, मृच्छ कटिका नाम के ग्रंथ से ऐसा जिक्र मिलता है। और ये भी देखा गया कि जो दास शहरों में रहते थे वो दास घरेलू काम किया करते थे, और जो दास ग्रामीण परिवेश में रहते थे या गांव में रहते थे वो खेती का काम करते थे। तो आपको इस प्रकार के भी दास गुप्तकालीन समाज में थे, दास प्रथा समाज में थी। ये यूँ कहे कि जो कुछ ऐसे भी कृषि दास थे या किसान जो कि खेती करते थे दास के रूप में, वो एक निश्चित अवधि तक, कहाँ तक, निश्चित अवधि तक ऋण चुकाते थे या सेवा करते थे। निश्चित अवधि तक ऋण चुकाते थे सेवा के रूप में, और ऋण चुकाते थे तब जाकर के उनका जो है दास मुक्त जो है होता था, या दास से मुक्ति मिलती थी जब वो अपना ऋण चुका लेते थे एक निश्चित अवधि तक जो स्वामी तय करता था, और या फिर वो सेवा समाप्त करते थे जो स्वामी तय करता था, एक निश्चित अवधि स्वामी तय करता था। और ये भी देखने को मिला कि नारद ने जो है नारद ने जिक्र किया है दास, एक तरीके से दास मुक्ति अनुष्ठान करने का जिक्र किया है नारद ने। तो ये भी देखने को मिला कि गुप्तकालीन समाज में नारद नाम के एक, यूँ कहें एक सेनापति या नारद नाम का एक व्यक्ति जो कि देखने को मिलता है उसने दास मुक्ति अनुष्ठान करने का दावा किया है, या अनुष्ठान उसके द्वारा करने के लिए कहा गया, या वो अनुष्ठान करता है दास मुक्ति अनुष्ठान। तो ये भी ऐसा कुछ भी मिलता है। और एक तरीके से ये भी मिलता है। तो ऐसे आप ये कह सकते हैं कि गुप्तकालीन समाज में दास प्रथा भी ज़ोर शोर से दिखाई पड़ती है, दास प्रथा और महिलाओं की सामाजिक दशा। अब आप नेक्स्ट सेशन में पूर्व मध्यकालीन समाज के बारे में आप पढ़ेंगे, और भी विस्तार से थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो भी आप सेशन में देखेंगे। साथियों, ये जो पिन पॉइंट हैं आप नोट करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये इम्पोर्टेंट जानकारी दूसरों तक पहुँचाएँ। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, अगले सेशन में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।